अब रहा सवाल कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो जरा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तंत्र क्या है, तो आप ये जानो कि लोकतंत्र मतलब कि लोक माने जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें पूरी तरीके से जनता का शासन होता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र का मुख्य आधार चुनाव है। एक लोकतंत्र या एक लोकतांत्रिक देश तब तक लोकतंत्र है जब तक वहां के नागरिकों को खुद से जो है वो जनप्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुनने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा रहा सवाल कि लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र या शक्ति का जो स्रोत होते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो जनता मानी जाती है। तो लोकतंत्र के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सरकार को चुनने का कार्य करती है, और कोई लोकतंत्र का आधार ही है चुनाव, यानी कि लोकतंत्र की बेस है चुनाव, और लोकतंत्र की रीढ़ यानी कि बैकबोन है जो सत्ता का स्रोत है या जो शक्ति का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ पावर, तो वो है पीपुल, जनता। कि शक्ति हमें कहां से प्राप्त होती है लोकतंत्र में, तो जनता के द्वारा। कोई पार्टी कोई नेता तभी सरकार में बैठ सकता है, तभी सरकार बना सकती है जब तक जनता उसको बहुमत ना दे, ये जनता उसको पूरी तरीके से ना चुने। तो ये पूरी लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि वह शासन व्यवस्था या वह शासन प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से सरकार चुनने का या सरकार में भागीदारी निभाने का कार्य करती है, वह शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। अब रहा सवाल लोकतंत्र के प्रकार का, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दो चीजें जाननी चाहिए कि लोकतंत्र के बारे में पूरी दुनिया के दो महान पुरुषों ने अलग अलग बातें कही थी। एक थे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन क्यों है, तो बिल्कुल है क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल अपने संविधान से ले लो। संविधान में हर एक लोकतांत्रिक पद के लिए एक योग्यता होती है। जब हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो चपरासी के लिए भी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, तो हमारे लिए एक शैक्षणिक योग्यता है। लेकिन आप राष्ट्रपति बनने के लिए जो भारत का सबसे शक्तिशाली या कह सकते हो सबसे बड़ा पद है, सबसे शक्तिशाली पद तो प्रधानमंत्री का है, उसके लिए सिर्फ जो है वो शैक्षणिक योग्यता नहीं है। कुछ योग्यताएं हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित की गई है कि व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए उतना, उसका जो है वो चुनने योग्य होना चाहिए, वो दिवालिया या पागलपन नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी ही योग्यता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी पद के लिए, चाहे वार्ड पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो इस दृष्टि से अरस्तू ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, कि वहां पे जनता अगर मूर्ख को चुन दी तो उनका शासक वही बन जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो 1860 से 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी गोली मार के हत्या भी कर दी गई थी। अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करना या फिर जो गृह युद्ध उनका छिड़ा था उसको समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता के लिए या जनता के लिए जनता के द्वारा, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को या चुनी गई शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। तो उन्होंने पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया था कि लोकतंत्र जनता ही है और जनता ही निर्धारित कर सकती है। तो ये लोकतंत्र की परिभाषाएं हैं। लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं या पूरी दुनिया में लोकतंत्र कितने प्रकार का है, तो हम ये जान लेते हैं। तो पहला होता है कि चुनाव के आधार पर या चुनावी पद्धति पर। तो चुनावी पद्धति पर दो है। पहला प्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम लोग शुद्ध लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक। फिर है दलीय भागीदारी। तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला एक दलीय, दूसरा होता है
बहुदलीय। तीसरा जो है कि शासन व्यवस्था। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संघीय और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब ये लोकतंत्र का पूरी दुनिया में जो है वो अलग अलग स्वरूप मौजूद है, या मुख्य रूप से कह सकते हैं हमारे भारत में संघीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है और अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला चुनावी पद्धति से, कि कोई देश में किस तरह से चुनाव कराया जा रहा है, जनता किस तरह से शासन व्यवस्था में या सरकार में भाग ले रही है या अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। तो इसका दो मेन है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, प्योर डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि जनता को बहुत ही ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, वो शासन में सीधी भागीदारी निभाते हैं, वो शासन में डायरेक्ट भागीदारी निभाते हैं, वो कानून बनाने में उनके सहयोग करते हैं, उनको मदद करते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका के भी कुछ राज्य हैं, जैसे वहाँ न्यूयॉर्क या फिर कुछ राज्यों में जो है उस जनता को कुछ ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। वहाँ पे जनता जो है वो नेताओं के डिबेट में डायरेक्ट भाग लेती है, उनसे सवाल पूछती है, उनसे वो जानने की कोशिश करती है कि अगर मैं आपको चुनाव में जितवाता हूँ तो आप हमारे लिए क्या करिएगा। तो इस तरह से जब कोई चुनाव होता है या चुनाव पद्धति है या चुनाव के तरीके हैं तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ कि ये एक पूरी तरीके से चुनावी सिस्टम है जिसमें जनता, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, कि जनता अपने वोटों के माध्यम से, मतदान के माध्यम से चुनाव पद्धति में या चुनाव प्रणाली में अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और वो प्रतिनिधि आगे चल करके सरकार बनाने का कार्य करते हैं और शासन में नियम कानून इन सभी चीजों को बनाने का उनका मुख्य कार्य होता है। जैसे हमारे भारत में है कि हम एमपी का चुनाव करते हैं या एमएलए का चुनाव करते हैं। एमएलए मतलब विधायक होता है, विधायक का चुनाव करते हैं, वो फिर विधानसभाओं में बैठ करके हमारे राज्य से संबंधित मुद्दों पे, हमारे राज्य से संबंधित जो चीजें हैं उस पर कानून बनाने का कार्य करते हैं, जनता के कार्यों को करते हैं। तो उसमें जनता सीधी भागीदारी नहीं निभाती है, वो चुनाव में वोट दे दी, उनकी वहीं तक सीमित है भागीदारी। अब वो व्यक्ति जो है वो 5 साल कार्य करे ना करे, जनता वापस उसको 5 साल बाद मौका दिया जाएगा कि वो चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं। तो इसमें जनता को थोड़ी सीमित भागीदारी हो जाती है। लेकिन आप ये जानो कि दोनों तरीके में शक्ति का मुख्य केंद्र कौन हुआ? जनता। यानी कि अगर आपको सरकार में जाना है, अगर आपको शासन प्रणाली में सरकार बनानी है, सत्ता में स्थापित होना है, तो आपको जनता के पास जाना होगा। फिर रहा सवाल कि दलीय भागीदारी के हिसाब से, तो दुनिया में 2 प्रकार की दलीय भागीदारी होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था, कि कोई ऐसे देश भी हैं जिसमें सिर्फ एक ही दल है। कुछ इसमें अपवाद भी आते हैं कि कुछ देशों में 2 दल हैं, तो द्विदलीय भी कहीं कहीं जिक्र आता है कि एक दलीय द्विदलीय शासन व्यवस्था, कि जिसमें पूरे देश में 2 दल हैं या एक दल है। अब वहां पे चुनाव कराने, जहां पे एक दल है वहां पे चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, आप वोट दो या नहीं तो जीतेंगे वही। फिर होता है कि बहुदलीय, यानी 1 या 2 से अधिक दलों की भागीदारी। इसमें हमारा भारत है कि भारत में लगभग दलों की जो, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 2863 है, इससे ज्यादा ही है, जिसमें 6 राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी 54 जो है वो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय मान्यता वाली पार्टियां हैं, और बाकी 2700 से ज्यादा पार्टियां जो है वो क्या है? गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, कि पार्टियों का नाम है लेकिन उसको चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त नहीं दिया है या उसको मान्यता नहीं दिया है, सिर्फ उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया चुनाव आयोग में, वो चुनाव लड़ने के लिए आजाद है। वो एक क्राइटेरिया होती है वोट का, उनके सीटों का, अगर उतना लाएंगे तो उनको मान्यता दिया जाएगा। तो सोचो कि भारत में लगभग 2800 दल हैं, यानी कि हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक दल उत्पन्न हो गए हैं। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। फिर एक आता है कि शासन प्रणाली कैसी है, शासन व्यवस्था कैसा है देश का। तो हमारे देश में संघीय शासन है, हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, हमारे देश में सरकार के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग स्तर पे सरकार है। जैसे देश के लिए संघ सरकार है, राज्यों के लिए राज्य सरकारें हैं,
फिर हमारे यहाँ स्थानीय सरकारों का भी अधिकार है। फिर शहरों में नगर पालिका है, ग्राम में ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, ग्राम पंचायती शासन व्यवस्था है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है, ये संघीय व्यवस्था कहलाता है कि जिसमें शक्ति का एक केंद्र नहीं है बल्कि अलग अलग स्तरों पर बांटा गया है। आध्यात्मिक शासन व्यवस्था क्या होता है कि इसमें सत्ता का एक ही केंद्र रहता है। पूरे देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वही सत्ता का मुख्य केंद्र होते हैं। उनके राज्यों में उतनी भागीदारी नहीं होती है, उनके उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने बाकी संघीय व्यवस्था में होता है। तो ये शासन व्यवस्था के प्रकार है और ये हमने आज पूरा जाना कि लोकतंत्र कैसा है, लोकतंत्र में कार्य कैसे किया जाता है, सत्ता में किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, किस तरह अपनी सामाजिक मुद्दों को, अपनी सामाजिक पहचान को उजागर करते हुए किस तरह से सामाजिक जो है वो भेदभाव, सामाजिक संघर्ष होता है, ये सभी हम लोग जानने का प्रयास किए हैं फर्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।